दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाओं में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक ऐसी संख्याओं के संबंध में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों ऐसी संख्या होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं का कोई भी अंत नहीं है, लेकिन ये शुरू कहाँ से होती हैं? एक से शुरू होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया गया है पूर्ण संख्याएं। तो दोस्तों पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें शून्य के अलावा सभी प्राकृतिक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में अंतर सिर्फ इतना है कि पूर्ण संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, इसके अलावा अन्य सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है पूर्णांक। तो दोस्तों पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पूरी पूरी हों, यानी कि ना तो दशमलव में हो ना तो भिन्न के रूप में लिखी हों, वो संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, लेकिन ये संख्याएं पूर्ण होनी चाहिए। इन संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया है अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 5, 7, 11, 13, 19 आदि इस प्रकार की जो संख्याएं दोस्तों ये सिर्फ एक से विभाजित होंगी और स्वयं से विभाजित होंगी, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। जैसे दोस्तों अगर हम 5 को 2 से अगर भाग देते हैं तो ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे यहाँ पे दिया गया है पॉइंट सबसे छोटी जो संख्या अभाज्य होती है वह 2 होती है। और दोस्तों 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है, इसके अलावा जो भी संख्याएं हैं अभाज्य वे संख्याएं सभी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है भाज्य संख्याएं। तो दोस्तों भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं संख्याएं जो दी गई हैं 4, 6, 9। तो 4 जो दोस्तों संख्या है वह 1 से भी विभाजित हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी, 4 से भी हो जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों 6 जो संख्या है वो 1, 2, 3, 6 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों जो 9 संख्या है वह 1, 3 और 9 से विभाजित हो जाएगी। आगे दोस्तों दिया गया अगला पॉइंट एक दोस्तों ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एक केवल प्राकृतिक संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला दोस्तों पॉइंट यहाँ पे दिया गया है लासा। दोस्तों लासा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लासा कहलाती है। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, दिया गया है संख्याएं 4, 6, 8 का लासा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 4, 6 और 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो दोस्तों 4 के जो गुणनखंड होंगे अभाज्य 2 गुणे 2, उसके बाद 6 के 2 गुणे 3, उसके बाद 8 के 2 गुणे 2 गुणे 2। तो दोस्तों इन सभी संख्याओं का लासा निकालने के लिए सबसे पहले हमको जो इन सभी संख्याओं के गुणनखंड हैं इनमें जो सबसे पहले कॉमन मिलेगा उसको लिख लेंगे। यहाँ पे कॉमन 2 मिल रहा है तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 2 को लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमन फिर से 2 मिल रहा है तो फिर से हमने यहाँ पे 2 को लिख लिया। उसके बाद दोस्तों जो संख्याएं बच जाती हैं जो कॉमन नहीं होती हैं उनको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 को लिख लिया, फिर उसके बाद हमने 3 को लिख लिया। अब इन सभी संख्याओं की अगर हम गुणा करेंगे तो दोस्तों 24 संख्या आएगी जो कि 4, 6, 8 का लासा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, या हम लोग लासा को इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे पॉइंट दिया गया है मासा क्या होती है। तो दोस्तों मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं जैसे संख्याएं हमारे सामने दी गई हैं 4, 6 का मासा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 4 के और 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 4 के 2 गुणे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 6 के 2 गुणे 3 हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए इन दोनों संख्याओं के। मासा वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में कॉमन गुणनखंड हो गए वही
इन दोनों संख्याओं का मासा होगी। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं में कॉमन है, तो दोस्तों जो कॉमन संख्या है वो 2 है, वही 4 और 6 का मासा होगी। इसी प्रकार दोस्तों कितनी भी बड़ी संख्याएं हों उनके आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और जो भी संख्याएं कॉमन होंगी उनकी गुणा कर दीजिए, वही उन संख्याओं का मासा होगी। अगला दोस्तों पॉइंट दिया गया है परिमेय संख्याएं। तो दोस्तों परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q यानी कि भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहां दोस्तों q बराबर 0 के ना हो यानी कि भिन्न का हर 0 ना हो। जैसे दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 1/2, 4/5, 2, 5। तो दोस्तों 2 और 5 को भी हम लोग भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2/1 लिख सकते हैं इसको 5/1 लिख सकते हैं। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में दिया गया है, भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके जिन संख्याओं को, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो पूर्णांक भी होते हैं वो भी परिमेय संख्या होते हैं, जैसे कि 2 और 5, इनको भी हम लोग परिमेय संख्याओं में ही गिनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लोग p/q यानी कि भिन्न के रूप में व्यक्त ना कर सकें, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है √2, √3 और इसके बाद दोस्तों पाई दिया गया है। इन सभी संख्याओं को हम लोग भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो ये संख्या अपरिमेय संख्याएँ कहलाएंगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट आप सभी लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अनुवर्ती का आप समझ लीजिए आगे की संख्या, पूर्ववर्ती का समझ लीजिए पीछे की संख्या। यानी कि आपसे अगर किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या पूछी जाए तो आप उसके आगे की संख्या लिखेंगे, अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाए तो उसके पीछे की संख्या लिखेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया 10 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 10 की अनुवर्ती संख्या 11 होगी। अगर 10 की अनुवर्ती संख्या पूछी जाए तो 11 1 12 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार अगर 10 की पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाए तो 9 हो जाएगी। अगर 10 की पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाए तो 9 की एक बाद वाली 8 संख्या इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इसको यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है योगात्मक तत्समक क्या है। तो दोस्तों शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। इसकी डिफिनेशन लिखने को नहीं आएगी, आप इतना समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि अगर हम किसी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हमारे सामने कोई भी संख्या जैसे दे दी जाए 5, अगर हमसे कहा जाए कि इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वह -5 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो इनका मान 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। या इसके अलावा हमसे अगर कोई कह दे कि 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो दोस्तों 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम -1/2 हो जाएगा। अगर इन दोनों भिन्नों को हम जोड़ेंगे तो इनका मान 0 हो जाएगा। जैसे कि आप सभी लोग देख लें यहाँ पे 1/2 -1/2। ठीक है फ्रेंड्स। इन दोनों भिन्नों का जो हरों का लासा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ऊपर 1 फिर माइनस फिर 1 बराबर 0/2। अगर दोस्तों 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 ही हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है गुणात्मक तत्समक। तो दोस्तों 1 को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी संख्या में हम लोग 1 से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया उदाहरण 17 × 1 बराबर 17, क्योंकि इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए जो गुणात्मक तत्समक होता है वह 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ दे कि 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो दोस्तों बस संख्या को उल्टा करके गुणा कर देनी है। यहाँ पे हम लोग गुणे 3/5 लिख देंगे। 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बराबर 1 मान आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। यानी कि अगर हमसे 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3/5। ठीक है फ्रेंड्स।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ समीकरण हल करने के तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगला पॉइंट कि समीकरण को कैसे हल करें। जैसे यहाँ पे दिया गया 11x + 24 = 46। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए जो यहाँ पर 11x + 24 का मान है वो 46 होगा, तभी तो यहाँ पे बराबर का निशान लगाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इसको हल करेंगे, जो भी x की वैल्यू आएगी अगर हम उसकी 11 से गुणा करेंगे प्लस उसमें 24 जोड़ेंगे तो उसका मान 46 हो जाएगा। तो जैसा कि आप आगे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग 11x को यहीं पे लिखा रहने देते हैं, बराबर में दोस्तों केवल 46 दिया गया तो हमने 46 लिख लिया। अब ये जो संख्या यहाँ पे 24 इस साइड में प्लस में थी तो इस साइड में जाएगी माइनस के 24 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 11x = 46 - 24। अब दोस्तों 11x = 46 में से अगर 24 घटाएंगे तो 22 बचेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग x = 22 जो x का गुणांक है उसको हम दोस्तों यहाँ पे बटे में कर देंगे। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, x बराबर दोस्तों यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पर दोस्तों समीकरण में x की वैल्यू अगर हम लोग दोस्तों 2 लिखेंगे, 11 × 2 + 24 = 46। अब यहाँ पे 11 दूनी 22 हो जाएगा, प्लस 24 को अगर जोड़ेंगे तो इधर भी 46 हो जाएगा और इधर भी 46 हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।